बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अगर कोई दोस्त हमसे कोई कानूनी मशावरत चाहता हो तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आप इस पे हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि कॉल ना करें, वॉइस मैसेज करें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसका जवाब मिलेगा। और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें। दोस्तों, जैसे कि आपके इल्म में है कि एक मुकदमा एक सच्चाई के अनवान से मेरी किताब है, जो कि ट्रू स्टोरीज़ हैं प्रोफेशनल लाइफ की, हमारी वकालत की। तो मैं आपको एक ऐसी ही आज एक और स्टोरी जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें किरदारों के नाम और मकामात बदल दिए जाते हैं, बाकी ये सच्ची कहानी है। इसका अनवान जो रखा गया है वो है लकड़ी माफिया का हनीफ पर जुल्म। टिम्बर माफिया जो है बहुत बड़ा माफिया है, इसको हाईलाइट नहीं किया जाता मीडिया पर। उसकी वजूहात यही हैं कि हमारा मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। एनी हाउ, मैं शुरू करता हूँ जी। इस कहानी को बयान करना मेरे लिए सुहाने रूह है। समझ में नहीं आता कि कैसे इस कहानी के हक़ाइक़ को नाज़रीनों, सामाईन, क़ारीन के सामने पेश कर पाऊँगा। एक आला पुलिस अफसर जिनके साथ मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा, उसने एक मर्तबा कहा था कि वकील साहब, आपके गुमान में भी नहीं कि इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। बालाई तबका आवाम को मच्छर मक्खी समझकर मसल देता है। उसके अल्फाज सुनकर अपने रब के जबार होने के एहसास ने मुझ पर लर्ज़ा तारी कर दिया था। एक मुकदमा एक सच्चाई के सिलसिले में ये एक बहुत तकलीफ़ दे कहानी है। फजलू 4 भाई थे। उसके बाप के पास इतनी ज़मीन थी कि वो अच्छी भली गुज़र बसर कर रहे थे। फजलू का बड़ा बेटा हनीफ सेहतमंद और कड़ियल जवान था। ज़मीन पर काश्तकारी के मामलात उसी के ज़िम्मे थे। फजलू की एक बेटी थी। फजलू की ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही थी। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। ख़ानदान भर में उसकी इज्जत थी। फजलू का गांव बॉर्डर के पास था, सरहद के पास था। पाक भारत बॉर्डर पर, सरहद पर हर वक्त रेंजर का गश्त रहता। गांव और सरहद के दरमियान एक घना जंगल था। जंगल क्या था? नोटों की मशीन थी। गांव के लोग लकड़ी चोरी करते और उसको महंगे दामों फरोख्त करते। गांव में कुछ लोगों ने बाकायदा फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर रखा था। यूं कमाई ज़ोरों पर थी। आला हकाम को फर्नीचर की शक्ल में रिश्वत दी जाती, जो कि लकड़ी के चोरी वाले मामले पर खामोश रहते। एक दिन हनीफ जंगल में आवारागर्दी कर रहा था कि उसने अपने गांव के 3 लोगों को लकड़ी चोरी करते हुए देखा और ललकारा मारा। लकड़ी चोरी करने वाले तीनों को हनीफ पहचान चुका था। वो उसके गांव के ही माजा, गुल्लू और तीफा थे। उन्होंने हनीफ को पकड़कर इतना मारा कि उसकी दोनों टांगें और दोनों बाजू तोड़ दिए। इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। कुछ देर बाद ही वहाँ से फ़ौजियों की गाड़ी गुजरी। उन्होंने हनीफ को अस्पताल पहुँचा दिया, लेकिन हनीफ पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया था कि वो मुकम्मल तौर पर चारपाई के साथ ही लग गया।
टिम्बर चोरी करने वाले यानी लकड़ी चोरी करने वाले ग्रोह को कैसे गवारा था कि वो इस तरह के बंदे को छोड़ देते। हनीफ के बाप ने खूब भाग दौड़ की, लेकिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज नहीं हो पा रहा था। वजह साफ ज़ाहिर थी कि टिम्बर माफिया उनकी सुनवाई नहीं होने दे रहा था। आखिरकार हाई कोर्ट के हुक्म पर पर्चा दर्ज किया गया। तीनों मुल्ज़मान ने अबूरी ज़मानतें करवा ली। यूं मामला इसी तरह लटक गया। इसी असना में फजलू हनीफ को, जो कि ज़िंदा लाश बन चुका था, को लेकर मुख्तलिफ अस्पतालों में जाता, लेकिन वो टिम्बर माफिया हर जगह पहुंच जाता और हनीफ को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा देता और उसका इलाज ना होने देता। फजलू को मुकदमाबाजी से रोकने के लिए मुल्ज़मान ने बहुत दबाव डलवाया, लेकिन फजलू ना माना। वो अपने बेटे पर जुल्म करने वालों को कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहता था। एक दिन फजलू को खबर मिली कि उसके दामाद ने उसकी बेटी को तलाक दे दी है। ये काम भी मुल्ज़मान ने अपने असर व रसूख के तहत किया। यूं फजलू की बेटी उजड़ कर घर आ बैठी थी। फजलू की ज़िंदगी में इतना अंधेरा छा चुका था कि तसव्वुर से भी ज़्यादा हालात ख़राब थे। 1 साल तक बिस्तर पर जिंदा लाश बना हुआ हनीफ इस जालिम दुनिया से निजात पा गया और ऐसे सफ़र पर रवाना हो गया जहां माजा, गुल्लू और तीफ़ा जैसे जालिम न थे। हनीफ की मौत ने उसके बाप की कमर तोड़ के रख दी। फजलू सारा दिन अदालतों के चक्कर लगाता, लेकिन सेशन कोर्ट ने मुल्ज़मान को बरी कर दिया। जिस दिन सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसी दिन मुल्ज़मान और उनके हवारियों ने गांव में खूब हवाई फायरिंग की। मकसद साफ था कि फजलू, अब तुम अपने बाकी ख़ानदान की खैर मनाओ। ये सारी कहानी फजलू ने मुझे लाहौर हाई कोर्ट में मेरे चैम्बर में मुझे सुनाई। फजलू बोल रहा था और मेरी जान निकलती जा रही थी। इतना जुल्म, माशरा इतना गिर चुका है। फजलू ने कहा, वकील साहब, हम आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, आप हमारी मदद करें। उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया जो कि मेरे एक क्लाइंट का था। मैंने दरख्वास्त तैयार करके चीफ सेक्रेटरी को भेजी। इसी तरह सदर पाकिस्तान को भी एक ख़त इरसाल किया। यूँ इन सारी कोशिशों का ये हुआ कि केस का रीट्रायल शुरू हो गया, यानी कि दोबारा से उसे ट्रायल किया गया और केस पर काफ़ी मेहनत करके केस को मजबूत कर दिया। मुल्ज़मान की ज़मानतें मनसूख हो चुकी थी और वो जेल में बंद थे। आखिरकार फजलू की मेहनत रंग लाई और तीनों मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तीनों मुल्ज़मान अब जेल में हैं। फजलू बहुत खुश था, उसने शुक्रिया अदा किया। मैंने उसके जवाब में बस इतना कहा कि मैंने ये सब अपने रब की रज़ा के लिए किया है। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का एक पहलू जो बिल्कुल हमने नज़रअंदाज किया इस कहानी में, उसकी तरफ मैं अब आपको तवज्जो दिला दूँ कि सिर्फ़ हमने सज़ा उनको दिलवाई जो सामने थे, तीनों मुल्ज़म। असल जो महरकात थे, टिम्बर माफिया, जो असल टिम्बर माफिया है, जिसमें आला अफसरान शामिल हैं, जिनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता, उन तक हाथ कौन डालेगा? हमारे हुकूमती जो आला अदारे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी इस गुजारिश पर गौर करें कि किस तरीके से आला हुकूमती अफसरान जो हैं टिम्बर माफिया का जो है साथ दे रहे हैं और हमारे मुल्क में जो है वो जंगल ख़त्म हो रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, हर इंसान पर तनकीद होती है,
ہر انسان کے جو ہے نا وہ افعال جو ہیں وہ ظاہر ہے انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ظلم کے خلاف جہاد میں، ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں وہ ہر وقت تیار ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ منافقت میں اور مصلحت میں فرق ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔